तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे गाउस लॉ। तो कल जो क्लास थी अपनी, उस क्लास के अंदर आपने देखा कि गाउस लॉ जो था वो क्या था। गाउस लॉ के लिए हम लोगों के पास एक स्टेटमेंट था। गाउस लॉ जो बेसिक जो गाउस लॉ है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस के साथ जब एसोसिएट होता है, तो क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएट होने पर हम लोग जो है बेसिकली इसको यूज लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ बेसिक जो है कैटेगरीज तो आपको पता ही है कि हम लोगों ने डिस्कस क्या करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर हम लोग गाउस लॉ पढ़ रहे थे। और गाउस लॉ बेसिकली किसके लिए दिया गया था? गाउस लॉ दिया गया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सरफेस। अच्छा, ऐसा क्यों जरूरी हो गया हमारे लिए कि हमें क्लोज सरफेस की रिक्वायरमेंट पड़ने लग गई और क्लोज सरफेस के साथ जो है हमने फ्लक्स को एसोसिएट किया? तो जवाब है ऐसा इसलिए कि हम लोग नॉर्मल यूजुअल जो अपनी कंडक्टिंग सरफेसेस जो होती हैं वो क्या करती है, चार्ज को अपनी सरफेस के ऊपर ले आती हैं। अब जब सरफेस के ऊपर आपका चार्ज आ गया तो उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो इवेलुएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब सरफेस क्लोज हो जाती है, जैसे मान लीजिए एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, आपके पास एक कोई नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर अगर मान लीजिए चार्ज आ गया, इसके अंदर अगर चार्ज है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो सारा का सारा लिंक्ड अप होता है किसके साथ? अंदर वाली सरफेस के साथ। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मान लो आपके पास एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल के बीच में जैसे फुटबॉल है, वैसे फुटबॉल के अंदर क्या भरी हुई है? हवा किस डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है? सब डायरेक्शन के अंदर। फुटबॉल के अंदर का जो कंटेनर की जो दीवारें हैं उस पूरी की पूरी कंटेनर की दीवार के ऊपर जो है वो अपना फोर्स अप्लाई करेगा। तो अब मजे की बात यह है कि जब हम लोग कोई फुटबॉल के अंदर, जैसे मान लो एक है ना कंप्लीटली एक स्फेरिकल एक शेप है, उस स्फेरिकल शेप के अंदर हम लोग क्या जला दें? एक बल्ब जला दें। तो वो बल्ब से निकलने वाली जो रोशनी है वो कहाँ एसोसिएट होगी? वो बल्ब से निकलने वाली रोशनी जो है वो जाकर के किससे टकराएगी? वो फुटबॉल के अंदर की दीवारों पे जाके टकराएगी। अब मुझे एक बात बताना, जो फुटबॉल के अंदर की जो दीवारें हैं क्या उसका कोई एरिया नहीं है? जवाब है हाँ, उसका एक एरिया है, उसका एक सरफेस एरिया अंदर का। और उस सरफेस एरिया के साथ क्या लिंकअप हो रही है? वो लाइट, रे ऑफ लाइट है ना, जो रे ऑफ लाइट्स है वो उसके साथ एसोसिएट हो रही है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो फुटबॉल का जो अंदर का जो कंटेनर है या फिर वो जो स्फेरिकल बॉडी है उसके साथ एक लाइट फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो अब मुझे बताइए उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर है या रे ऑफ लाइट भी अंदर है। अब ये रे ऑफ लाइट जितनी भी है जो इसके अंदर से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ये सारा जो एसोसिएट हो रहा है ना, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो ये जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो अंदर की दीवारों से एसोसिएट हो रहा है तो अंदर है। तो E की वैल्यू तो हम लोग अंदर घुस के तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। ठीक है, हमें तो बस इतना सा पता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसको Q चार्ज दिया हुआ है, तो अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन कैलकुलेबल चीज़ हो गई। ठीक है, समझ गए। सेंटर से लेकर के इसकी डिस्टेंस हमारी R हो गई। ठीक है, और दूसरा साथ ही साथ जैसे अभी R नहीं भी गिवन है, जैसे मान लो ये आपके पास Q चार्ज है टोटल पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मान लीजिए हमारे पास Q चार्ज है और हमें इसके साथ अंदर की सरफेस के साथ लिंक्ड अप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो ये तो पहली बात तो एक तो हो गया क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के साथ लिंक होने के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है वो हमारा कैलकुलेट होगा गाउस के लॉ से। तो गाउस क्या बोल के गए थे? गाउस ने कहा कि जो भी आपका फ्लक्स की वैल्यू है फाई ई वो हमेशा किसके इक्वल होता है? वो होता है अंदर रखे हुए चार्ज के, मैंने आपको ये स्टेटमेंट लिखवाया था, अंदर रखे हुए चार्ज के 1/ε0 टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स। तो जो फ्लक्स की वैल्यू है वो अंदर रखे हुए या अंदर एनक्लोज, उस क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज जो चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। तो यहाँ ये हमारे पास फ्लक्स हुआ। अब ये जो फ्लक्स की वैल्यू है, ये फ्लक्स की वैल्यू हमने पहले भी देखी थी किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर। हमने क्या देखा था कि कोई भी ओपन सरफेस या कोई भी, जैसे कि ल्यूमिना है, मेटल की ल्यूमिना हमने ले ली, उस ल्यूमिना के ऊपर टोटल चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इसके ऊपर, और इसके ऊपर टोटल चार्ज जो है मैंने इसको मान लीजिए टोटल चार्ज दिया था Q। ठीक है, Q चार्ज इसके ऊपर टोटल गिवन है। अब इसका एरिया कितना है?
या मान लीजिए ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते हम लोग, हम सीधे सीधे फ्लक्स की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लुमिना है आपके पास, इसको कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, ये एक सिर्फ मेटल की लुमिना या फिर एक शीट है या एक एरिया है। इसका एरिया जो है टोटल मैंने कितना ले रखा था, इसका एरिया मैंने ले रखा था A, और इसमें से या इसके अंदर या ऐसा कह दीजिए इसके ऊपर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो उसके ऊपर इंसिडेंट होती है, यानी कि आपतित होती है, और इधर जो है ये यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बाहर निकल रही हैं पेनिट्रेट करती हुई, यानी कि प्रतिच्छेदित करती हुई ये सभी विद्युत क्षेत्रीय बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं जो है ये प्रतिच्छेदित करती हुई सरफेस में से दूसरी तरफ बाहर निकलती है। ठीक, मैंने वो एग्जांपल दिया था, एक शीट है आपके पास, शीट के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं और दूसरी तरफ से पेनिट्रेट करती हुई वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे बाहर निकल रही हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है अपनी, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर वैल्यू E है और एरिया आपके पास A है, तो अगर मैंने ये कहा कि यूनिट एरिया के साथ, मैंने ये कहा कि यूनिट एरिया के साथ अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो रहा है, ये है ना एक बेसिक कैलकुलेशन का एक तरीका है। यूनिट एरिया के साथ अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो रहा है, तो अगर यूनिट एरिया के साथ अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो रहा है तो A एरिया के साथ कितना होगा, E इंटू A, यही हमारा फ्लक्स है। तो फाई E इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, EA, सिंपल। ठीक है, E इंटू A। अच्छा, अब ये जो फ्लक्स जो था इसकी मैंने यूनिट भी आपको बताई थी। फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो बेसिक इसकी टोटल ऐसा यूनिट हमारे पास कितनी आती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी ऐसा यूनिट थी। ये भी हमने पहले देख लिया था। इसके साथ ही साथ हमने ये भी ध्यान देना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यहाँ ये क्या था, ये पूरे ए एरिया की बात की जा रही है। तो जो ए एरिया है पूरा, ये ए पूरा का पूरा कंप्लीट वेक्टर, कभी भी बड़ा एरिया कभी वेक्टर नहीं होता, ध्यान रखना। तो जो हमेशा वेक्टर है, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो हमेशा स्मॉलेस्ट अमाउंट के अंदर डिफाइन होती है, और एरिया के अंदर हमेशा स्मॉलेस्ट होगा। कैसे, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि किसी बड़े एरिया की डायरेक्शन चेंज करना हमेशा मुश्किल होता है। तो अगर मैंने इसका इस ए एरिया का एक छोटा सा कंपोनेंट DA ले लिया, तो मैंने सेम वापस डेफिनेशन क्रिएट की थी कि भाई यूनिट एरिया के साथ अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो रहा है तो DA एरिया के साथ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक होगा, EDA। ये भी हमारा फ्लक्स है। तो फाई E इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, E डॉट DA। अब यहाँ पे ये जो DA है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, ये होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट। और अगर ये स्केलर प्रोडक्ट हुआ तो यहाँ बीच में डॉट है, डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। तो ये बन गया हमारे पास फाई E इज इक्वल टू EDA कॉस थीटा। ये चीज आपको रिमेंबर रखनी है। ठीक है, अब ये वाली क्वांटिटी किसके बराबर होनी चाहिए आपके पास, फाई E। ये भी फाई E है, ये भी फाई E है। दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने की वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल भी हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के आपस में इक्वल है तो आई कैन से दैट कि EDA cos थीटा, आई कैन से दैट EDA cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक बहुत ही जरूरी अप्रोच है। आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये अप्रोच अपनानी पड़ेगी। EDA cos थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे भी जितने भी गाउस लॉ के एप्लीकेशंस आएंगे वो सारे के सारे एप्लीकेशन इसी एक फॉर्मूले से सॉल्व आउट होने वाले हैं। आपको पूछेगा क्या, आपको पूछ सकता है, अगर आपको देखो एरिया गिवन है तो एरिया का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास टोटल पूरा कंप्लीटली इधर वाला फ्लक्स आ जाएगा, और फ्लक्स की वैल्यू आपको मिल गई तो आपको चार्ज पूछा जा सकता है। तो आपको चार्ज अगर पूछ दिया तो चार्ज ये पड़ा, आपको बस फाई E के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, एप्सिलॉन नॉट को, तो आपको क्या मिल जाएगा, Q, चार्ज मिल सकता है। तो बेसिकली आगे जितने भी आपके डेरिवेशंस होंगे उन डेरिवेशंस या फिर आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी जो होती हैं उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर सीधी सीधी चीज ये पूछी जाएगी कि चार्ज कितना है। कभी आपसे पूछ लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले तो काम और आसान है। आपको E पता है, A पता है, तो इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर आपको Q पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, ये वाली। अच्छा, इसकी यूनिट भी अगर लिखना चाहो तो यूनिट क्या है इसकी यूनिट हो जाएगी आपके पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट था, ये चार्ज था। तो ये एरिया अगर आपको पता हो तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस जो है हम लोग इससे करेंगे। तो गाउस लॉ के अंदर हम आगे जाके यही देखेंगे कि हमारे पास यूजुअली एक ओपन सरफेस होती है, एक ओपन सरफेस के साथ हम लोग फ्लक्स की वैल्यू को आसानी से इवेलुएट कर सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ क्लोज सरफेस, जब भी हमारे पास क्लोज सरफेस होगी तो हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए या फिर चार्ज निकालने के लिए सीधा गाउस लॉ की हेल्प लेंगे। और अगर आपके पास जैसे मान लीजिए कोई एक सीधा सीधा लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे दी, जैसे मान लो एक तार दे दिया, उस तार को हमने चार्ज कर दिया, ये चार्ज अब तार है, एक वायर है जो कि पूरा का पूरा चार्ज है,
ठीक है, सीधा सीधा एक वायर दे दिया गया। अब इस वायर के आसपास इस पॉइंट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, जबकि मुझे इसकी सिर्फ डेंसिटी पता है। आगे आएंगे ऐसी एप्लीकेशंस, और इन एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये ओपन सरफेस ही अपने आप में क्या है, ये वायर एक ओपन सरफेस है, और अगर ये ओपन सरफेस है तो इसके साथ अगर मुझे फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अच्छा ये ध्यान रखना, ओपन सरफेस भी नहीं है, वायर का अपना एक एज सच एरिया नहीं होता, ठीक है, वायर का अपना एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। वायर का हमेशा जो चीज कैलकुलेबल होती है वो होती है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इसके अंदर जो बेसिकली ये जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ पर पूरा चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसकी अगर लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक मुश्किल काम है। तो यहाँ आपकी हेल्प कौन करेगा, यहाँ आपकी हेल्प करेगा गाउस लॉ। इसके अंदर सिंपली हम लोग क्या देख लेंगे, हमारे पास ये सीधी सीधी एक एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन है। इससे पहले मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको और करवाऊंगा। इसमें हमारे पास ये एक सीधा सीधा आपको इनफाइनाइट वायर दे दिया जाएगा, उस वायर को टोटल पूरा चार्ज अप किया जाएगा, और उस वायर को चार्ज करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि इससे एक एवरेज डिस्टेंस पे मौजूद डी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। तो लैम्डा चार्ज डेंसिटी वाले एक वायर पे आपको डी डिस्टेंस पे क्या निकालना है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ आपको गाउस लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको कहा कि गाउस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए होता है, तो इसलिए क्लोज सरफेस तो हमारे पास है नहीं, तो हम इमेजिन करेंगे उसको। तो ये पूरी की पूरी चीज इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है। तो गाउस ने कहा कि जब भी आपके पास कोई क्लोज सरफेस नहीं है और वहां पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो उस केस के अंदर आपको हमेशा एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनानी पड़ेगी, और इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, गाउसियन सरफेस। अब ये एक बात याद रखना, ये जो गाउसियन सरफेस होती है, इमेजिनरी क्लोज सरफेस जिसको हम लोग कहते हैं, ये कैसी होनी चाहिए, ये हमेशा सिमेट्रिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक नहीं होगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब होता है हर तरफ से एक जैसा, जिसके अंदर डायमेंशंस के अंदर कोई फर्क नहीं आता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सिलेंडर को इमेजिन किया, सिलेंडर की जो एक्सिस है उससे सिलेंडर की दीवारों की एक एक पॉइंट, दीवार के ऊपर मौजूद हर एक पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस सेम होगी, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो जो भी गाउसियन सरफेस होती है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक। ये इमेजिन करना आपको आना चाहिए। जैसे ये जो आपका वायर है, इस वायर में से आपको ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो एक वायर है आपका, इस वायर में से निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है। तो वायर अगर आप इमेजिन करो, एक बबूल का, एक आपके पास एक टहनी है बबूल की, बबूल के कांटे किस तरफ निकले हुए होते हैं, बबूल के कांटे हर तरफ, हर डायरेक्शन के अंदर निकले हुए हैं। इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन, ये जैसे मान लीजिए टहनी है, इस डायरेक्शन में भी कांटे हैं, इस तरह इस डायरेक्शन में भी कांटे हैं। तो बबूल की टहनी के ऊपर बहुत सारे कांटे हैं और वो हर डायरेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब उन सभी कांटों को कवर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर एक सिलेंडर पहना देता हूँ। उस सिलेंडर की वजह से वो कांटे किसी तरफ नहीं लगेंगे, यानी कि वो कांटे सीधे सीधे जाकर के जो है वो एसोसिएट हो जाएंगे आपके इसकी सरफेस के साथ, है ना। ये देखो, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी है वो सारा का सारा एसोसिएट हो जाएगा आपका किसके साथ, ये इसकी वॉल्स के साथ। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इस यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये भी ई, ये भी ई, तो मैं इस पूरी सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, एज वेल एज अंदर मौजूद जो है चार्ज डेंसिटी, उसकी सहायता से उस उसकी यूनिट लेंथ के ऊपर कितना जो है आपके पास जो है एकांक लंबाई के ऊपर कितना आवेश आपका वर्गीकृत है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी हम लोग इससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि सबसे जरूरी क्या है, गाउस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसके अंदर गाउस लॉ आवश्यक है। गाउस ने क्या परिकल्पना दी, गाउस ने एक बहुत ही अच्छा हाइपोथेसिस हमारे सामने रखा कि जब भी आपके पास एक क्लोज सरफेस हो तो क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। बस आपको एक सरफेस बनानी पड़ेगी, अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो सरफेस बनाइए, ठीक है। और अगर क्लोज सरफेस है तो और भी अच्छी बात है, तो क्लोज सरफेस होगी तो उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, वो होगा उस सरफेस के अंदर रखे गए एनक्लोज, उस सरफेस के अंदर रखे गए बोल सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं उस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड। आप इंग्लिश मीडियम से है तो उस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज के 1/ε0 टाइम्स, ठीक है। उस सरफेस के अंदर मौजूद चार्ज के 1/ε। देखो ये बड़ा सिंपल है, आप किसी भी चीज को कितना एकदम सरल से सरल सिंप्लीफिकेशन कितना कर सकते हो। मैंने ये कहा कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, तो मैं ये कह देता हूं अगर इसके अंदर चार्ज की वैल्यू अगर Q है तो मैं फ्लक्स जो है उस चार्ज के बराबर ही मान लेता हूं, जितना चार्ज है उतना ही फ्लक्स मान लेता हूं। लेकिन जब वो चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बाहर, तो क्या वो मीडियम की प्रॉपर्टी से अफेक्ट नहीं होगा? जवाब है हाँ होगा। कितना होगा? तो 1/ε0 टाइम्स हो सकता है। तो सिंपल चीज है, तो बस वो जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा वो किससे अफेक्ट हो जाएगा? 1/ε0 टाइम से अफेक्ट हो जाएगा। तो सिंपलीफाई E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है? Q/ε0। तो ये जो है आपका क्या है। अच्छा, इसमें आप एक क्वेश्चन इसमें और राइज कर सकते हैं कि सर यहाँ ε0 तो वैक्यूम की परमिटिविटी है, यानी कि ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो अगर ये वैक्यूम की परमिटिविटी है
तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मीडियम हुआ तो क्या हुआ? तो जाहिर सी बात है, मीडियम हुआ तो ये नीचे जो है एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एप्सिलॉन आर क्या था? आपके पास एप्सिलॉन आर था। अगर कोई मीडियम होता है तो मीडियम होने के अंदर, इन केस ऑफ एनी मीडियम प्रेजेंस, दैट वुड बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। यहाँ ये नीचे जो है ये क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर किसके साथ, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर किसके साथ एसोसिएटेड है? वो है एप्सिलॉन एम, यानी किसी मीडियम की परमिटिविटी के साथ। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू 5e। तो ये जो है कुछ छोटे छोटे हाइपोथेसिस है जो बेसिकली गाउस ने दिए, और गाउस के इन हाइपोथेसिस की हेल्प से आप बड़े से बड़े जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इन एप्लीकेशंस को, जो गाउस का जो लॉ है उसको वेरीफाई कैसे करते हैं हम लोग कूलम लॉ की हेल्प से, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे, ये भी प्रकरण देखेंगे कि आखिरकार इनका एप्लीकेशन का यूज जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।